नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में सरसों, मूंग और सूरजमुखी की सरकारी खरीद का शेड्यूल हुआ जारी, किसानों को मिलेगा ये भाव। हरियाणा के मेवात में सुनाई देगी रेल की सीटी, नूंह से होकर गुजरेगी दिल्ली अलवर रेलवे लाइन। अब जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड, कोई हड़प नहीं सकेगा आपकी जमीन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा की मंडियों में 10 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन का आनंद, खुलेंगी 40 और अटल किसान मजदूर कैंटीन। हरियाणा में पीजीटी इंग्लिश भर्ती पर उठे सवाल, कोर्ट ने मांगा HPSC से जवाब, 18 फरवरी को होगी सुनवाई। CBSE ने जारी किया 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड, इन विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी परीक्षा केंद्र में एंट्री। हरियाणा रोडवेज की बसों में इन मरीजों को मिलेगी फ्री यात्रा और पेंशन, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दी जानकारी, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में सड़क नेटवर्क होगा मजबूत, डबवाली से पानीपत तक बनेगा 4 लेन हाईवे, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा CET से जुड़ा लेटर हो रहा है वायरल, इस महीने में परीक्षा की संभावना, 28 जनवरी को हुई थी बैठक। EWS कोटे के तहत दिल्ली में फ्री एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ, 25% सीटों पर मिलेगा गरीब बच्चों को मौका। हरियाणा के इस रेलवे स्टेशन पर लगी 5 ATVM मशीनें, रेल यात्रियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अपडेट, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, जानिए पूरी अपडेट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से, RBI गवर्नर 7 फरवरी को बताएंगे ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं, इस बार कटौती की है उम्मीदें। दिल्ली चुनाव पोल्स ऑफ पोल्स, 11 एग्जिट पोल का नतीजा आए, 9 में से 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी होती दिखाई दी, तो वहीं 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार का अनुमान। महाकुंभ के 24वें दिन मोदी की संगम में डुबकी, योगी के साथ संगम नौज पहुंचे, मंत्रोच्चार के साथ स्नान किया, कहा पुण्य स्नान से धन्य हुआ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम के समय ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बादल छाए रहने के कारण ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार माने तो आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि ठंड से राहत मिलने के फिलहाल कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम में आए बदलाव से किसानों को राहत मिली है, खासकर बारिश के बाद तापमान में गिरावट उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं शहरों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन मुख्यालय नौसेना INS इंडिया दिल्ली द्वारा सफाई वाला, चपरासी, फार्मासिस्ट और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार के पास GNM डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तो वहीं फार्मासिस्ट के लिए B फार्मेसी अथवा 12वीं विज्ञान PCB व फार्मेसी डिप्लोमा धारक होने चाहिए। वहीं चपरासी व चौकीदार के पदों के लिए बात करें तो आवेदक 8वीं पास होने चाहिए। वहीं फीमेल अटेंडेंट या सफाई वाला की बात करें तो उम्मीदवार को पढ़ना लिखना आना चाहिए। साथ ही क्लर्क व डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए व उनके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो आवेदक के पास BSc MLT या फिर 12वीं विज्ञान में DMLT होनी चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू का स्थान स्टेशन मुख्यालय INS इंडिया नई दिल्ली रहेगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी 2025 है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 15 फरवरी से देश भर में 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इन परीक्षाओं में लगभग 44 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और संबंधित स्कूलों के प्रमुखों को डाउनलोड लिंक भेज दिया गया है। विद्यार्थी अपने स्कूल से ही एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। CBSE ने सभी स्कूलों को परीक्षा से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। बोर्ड के अनुसार परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी विद्यार्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। विद्यार्थी केवल निर्धारित स्कूल वर्दी में ही परीक्षा देने जा सकेंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड, स्टेशनरी आइटम और स्कूल पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्त वर्जित है। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर विद्यार्थी को 2 साल तक के लिए परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों को बोर्ड के नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
हरियाणा के जो भी युवा सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से सीईटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इससे जुड़ी अपडेट लगातार देखने को मिल रही है। प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए अनिवार्य कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का इंतजार सभी लाखों पात्र युवाओं को है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बार कह चुके हैं कि बच्चों की परीक्षा के बाद सीईटी कराया जाएगा। वहीं वर्तमान में बात करें तो एक लेटर वायरल हो रहा है। हिसार जिला उपायुक्त की तरफ से अधीनस्थ अफसरों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें सीईटी आगामी अप्रैल में संभावित लिखा हुआ है। उपायुक्त की ओर से भेजे गए इस पत्र में लिखा है, विषय ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी 2025 के आयोजन के लिए परीक्षा से जुड़े मुद्दों और लिखित परीक्षा केंद्रों की क्षमता के संबंध में बैठक। इस बैठक में निर्देश दिया गया है कि कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा संपन्न होने के बाद करीबन अप्रैल 2025 में सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 पद ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा करवाना प्रस्तावित है। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए तिलहन और दलहन खरीद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, खरीद केंद्रों को चिन्हित करने, भंडारण तथा बारदाने की समुचित व्यवस्था करने तथा समय पर खरीद शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने मसूर की खरीद 20 मार्च से, सरसों की खरीद 28 मार्च से, चना 1 अप्रैल से, समर मूंग 15 मई से और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू करने का फैसला लिया है। साल 2025-26 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 5,950 रुपए प्रति क्विंटल, चना का भाव 5,650 रुपए, मसूर 6,700 रुपए, समर मूंग 8,682 रुपए और सूरजमुखी का MSP 7,280 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी को अवगत करवाया गया है कि राज्य में वर्ष 2024-25 के दौरान सरसों की खेती लगभग 21.08 लाख एकड़ भूमि पर की गई है, जबकि चना 0.61 लाख एकड़, सूरजमुखी 0.63 लाख एकड़ और मसूर 98 एकड़ भूमि पर की गई है। इस साल 7 क्विंटल 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की 15.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करने की संभावना जताई गई है। हरियाणा के मेवात के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वैसे कहने को तो मेवात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन वंदे भारत और मेट्रो के जमाने में यहाँ के लोगों के लिए सामान्य रेल एक सपना बना हुआ है। बहुत जल्द इन लोगों का यह सपना पूरा होने जा रहा है। प्रदेश में बहुत सी सरकारें आई और चली गई। सभी राजनीतिक दलों ने इस इलाके में ट्रेन संचालित करने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन पूरे किसी सरकार ने नहीं किए। अब सूबे की नायब सैनी सरकार मेवात के लोगों का रेल की सिटी बजने के सपने को साकार करने वाली है। साल 2005 में गुरुग्राम से अलग होकर मेवात हरियाणा का 20वां जिला बना था। मेवात जिले में रेल कनेक्टिविटी से विकास के रास्ते खुलेंगे। ट्रेन की सुविधा मिलने पर यहाँ के लोग दूध, सब्जी आदि का व्यापार करते हुए NCR के बड़े शहरों तक अपनी पहुंच बनाकर बेरोजगारी के कलंक को मिटाने का काम करेंगे। मेवात वासियों की दशकों पुरानी मांग को केंद्र की बीजेपी सरकार ने अब हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय ने दिल्ली सोहना फिरोजपुर झिरका और अलवर रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है। 104 किलोमीटर लंबी इस लाइन के लिए 2,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया गया है। जल्द ही इस लाइन के लिए रेलवे की ओर से सर्वे शुरू किया जाएगा। सरकार की इस घोषणा से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा में इजाफा करने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब रेलवे ने टिकटों के लिए लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने के लिए अंबाला मंडल के रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी ATVM स्थापित किए हैं। अंबाला रेलवे स्टेशन पर 5 ATVM मशीनें लगाई गई हैं, जिनके जरिए ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को आसानी से अब टिकट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रेल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाते हुए पहले ही रिजर्व टिकट समेत कई अन्य सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन अब आम टिकट के लिए भी रेलवे स्टेशन पर AVTM लगाई गई है। AVTM में कोई भी QR कोड के जरिए किसी भी स्टेशन की टिकट ले सकता है, जिसकी पेमेंट अपने आप खाते से कट जाएगी। यदि किसी कारणवश टिकट नहीं आती है तो 24 घंटों में उनके पैसे वापस हो जाएंगे। जो व्यक्ति टिकट निकालने में सक्षम नहीं है, उनके लिए इन मशीनों पर एक व्यक्ति की तैनाती की गई है। इससे उस व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा। AVTM मशीनें स्थापित होने पर रेल यात्रियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे हमें ट्रेन टिकट के लिए लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। स्टेशन पर पहुंचकर इस मशीन द्वारा आसानी से कहीं की भी टिकट कम समय में ली जा सकती है, जबकि पहले टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों में समय खराब करना पड़ता था। रेलवे की इस नई पहल से लोगों को काफी सुविधा होने वाली है। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पिंजौर में सेब, फल एवं सब्जी मंडी और गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयावधि के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा की मंडियों में 40 अतिरिक्त अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित करने की भी बात कही, जिसमें किसानों और मजदूरों को 10 रुपए की दर से किफायती भोजन की सुविधा का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा मजदूरों, श्रमिकों आदि
को नाम मात्र दर पर भरपेट भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की जा रही है। इन कैंटीन का संचालन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में फूल मंडी के निर्माण कार्य को भी शुरू करने के निर्देश जारी किए। गुरुग्राम के सेक्टर 52A में 8.26 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित फूल मंडी के निर्माण से हरियाणा के फूल उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से 17 नवंबर 2024 को PGT इंग्लिश की स्क्रीनिंग परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में 33 सवालों के गलत होने के बावजूद परिणाम जारी कर दिया गया। अब इसे लेकर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। HPSC की तरफ से घोषित रिजल्ट पर पहले आई आपत्तियों के बाद फाइनल रिजल्ट में 33 प्रश्नों के जवाबों को हटा दिया गया। HPSC ने ग्रेस अंक का फार्मूला अपनाया व 12 दिसंबर 2024 को 100 अंकों में से परिणाम घोषित कर दिया। फाइनल परीक्षा परिणाम को जब आवेदकों ने देखा तो 100 में से 33 सवालों के जवाब सही न होने के बावजूद भी परिणाम जारी करने पर सवाल खड़े कर दिए। आवेदकों का कहना है कि HPSC ने खुद कबूल किया है कि 100 अंकों के पेपर में से 33 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। ऐसे में परीक्षा फिर से होनी चाहिए थी, पर HPSC ने परिणाम घोषित कर दिया। पूरे प्रदेश से लगभग 4800 आवेदकों ने परीक्षा दी थी। आवेदकों ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आवेदकों का कहना है कि जब 100 में से 33 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, तो प्रश्न पत्र की गुणवत्ता कैसे सही हो सकती है। HPSC का रूल है कि यदि परीक्षा में 10 प्रश्नों से ज्यादा को रिक्त छोड़ा जाता है तो उस आवेदक का पेपर रद्द कर दिया जाता है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने HPSC से इस मामले में जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी। राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, DG वंचित वर्ग और CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कैटेगरी के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभिभावक 19 फरवरी 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया लकी ड्रा के माध्यम से होगी, जिसमें पहला ड्रा 3 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। ड्रा के बाद सीटों का आवंटन किया जाएगा और नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगा। शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम के तहत यह दाखिला प्रक्रिया निःशुल्क यानी फ्री होगी, यानी अभिभावकों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। इस योजना के तहत निजी स्कूलों की 75% सीटें सभी विद्यार्थियों के लिए खुली होती हैं, जबकि 25% सीटें EWS, DG और CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। अभिभावकों को आवेदन करने से पहले दिल्ली EWS प्रवेश अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। EWS कोटे के तहत आवेदन करने के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। प्री स्कूल यानी नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की आयु की बात करें तो 3 से 5 वर्ष, प्री प्राइमरी यानी केजी के लिए 4 से 6 वर्ष और कक्षा 1 में दाखिले के लिए 5 से 7 साल के बीच होनी चाहिए। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विमान C-17 बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान ठीक 2:15 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर एविएशन क्लब की तरफ लैंड करवाया गया। इसमें 104 भारतीय सवार थे। सभी को हथकड़ी लगाकर अमेरिका सेना की देखरेख में भेजा गया था। इस विमान ने मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो से उड़ान भरी थी, जो कि करीब 35 घंटे की उड़ान भरकर अमृतसर पहुंचा। वहीं विमान पहुंचने से ठीक पहले भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। इनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह विभाग, भारतीय सेना सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं। विमान के अमृतसर पहुंचने के बाद एविएशन क्लब में ही अमेरिका से आए अधिकारियों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग की गई। हालांकि मीटिंग किन मुद्दों पर रही, इन पर अभी किसी भी अधिकारी की ओर से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के अधिकारियों के समक्ष अवैध तौर पर आने वाले लोगों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा जो एजेंट लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का काम कर रहा है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर एयरक्राफ्ट में लाया गया। हालांकि अमेरिका सरकार की ओर से इस तरह क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल है। भारत सरकार की ओर से भी अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद सभी भारतीयों के कस्टम व इमिग्रेशन चेकिंग के लिए भेज दिया गया। उक्त विभागों की ओर से सभी के दस्तावेजों और बैकग्राउंड की चेकिंग की गई, ताकि पता चल सके कि जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ भारत के किसी भी राज्य या फिर शहर में कोई आपराधिक केस तो दर्ज नहीं है। अगर किसी के खिलाफ इस तरह का कोई रिकॉर्ड पाया जाता है तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा और कानून के मुताबिक बनती कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच चल रही है। भारत लाए गए 104 भारतीयों में हरियाणा के 34 हैं। वहीं अमेरिकी सरकार की ओर से कुल 205 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी। बाकी के लोग कब आएंगे, फिलहाल इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों यानी करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्रवाई आज यानी 6 फरवरी को राजीव गांधी विद्युत भवन, पावर हाउस, दिल्ली रोड, रोहतक के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। बिजली निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित यानी जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक व गैर घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान कार्यवाही 6 फरवरी यानी आज राजीव गांधी विद्युत भवन, पावर हाउस, दिल्ली रोड, रोहतक के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य करवा लें। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य में कैंसर के मामलों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले कैंसर के मरीजों को भी इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। पंचकुला में कैंसर दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सेमिनार भी आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा रोडवेज की बसों में कैंसर के मरीजों को फ्री यात्रा तथा पेंशन की सुविधा दी है। इसके तहत साल 2024-25 में ऐसे मरीजों के लिए 9,408 पास जारी किए गए और 3,428 मरीजों को मासिक पेंशन भी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में जागरूकता रैलियों, सेमिनारों और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर इस बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू और शराब का सेवन कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। इनसे दूर रहकर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर आहार लेना चाहिए। प्रोसेस्ड और रेड मीट के सेवन से बचना चाहिए। प्रतिदिन फिजिकल एक्टिविटी व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नियमित व्यायाम करने से कैंसर का खतरा कम होता है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अंबाला कैंट में स्थापित अटल कैंसर अस्पताल हरियाणा के अलावा पड़ोसी राज्यों के रोगियों को भी उच्चतम स्तर की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा PGIMS रोहतक, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर तथा 5 कैंसर डे केयर सेंटरों पर भी कैंसर मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। आजकल के समय में जमीन और संपत्ति के दाम काफी बढ़ गए हैं और लोग जमीन खरीदने के लिए काफी पैसा लगाते हैं। इसलिए वे अच्छी तरह से देखभाल कर और सही जगह देखकर ही जमीन खरीदते हैं और वहां रहने का प्लान करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जमीन खरीद लेते हैं लेकिन वहां रहते नहीं हैं और साल में 1 से 2 बार ही अपनी जमीन को देखने के लिए चले जाते हैं। इस तरह के मामले में कई बार यह भी देखने को मिला है कि ऐसी जमीनों पर लोग कब्जा कर लेते हैं और उन्हें हथिया लेते हैं। इसके बाद जमीन मालिक कब्जा करने वाले पर केस कर देता है और मामला कोर्ट पहुंच जाता है। कई मौकों पर देखा गया है कि जिसकी जमीन होती है वह कब्जा करने वाले से केस हार भी जाता है। जमीन पर कब्जा होने वाली समस्या का समाधान करने के लिए अब सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है जो आपकी संपत्ति को अब सुरक्षित बनाएगी। अब सभी अचल संपत्तियां जैसे जमीन और घर को आधार कार्ड से लिंक करवाया जाएगा। इससे संपत्ति मालिक को अपनी जमीन और घर पर अनाधिकृत कब्जे से सुरक्षा मिलेगी। अपनी संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर कोई भी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो सरकार इसे छुड़ाने की जिम्मेदारी खुद लेगी। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो भी सरकार आपको उचित मुआवजा देगी। संपत्ति को आधार से लिंक करना बहुत ही आसान है। आपको अपने स्थानीय तहसील कार्यालय में जाकर अपनी संपत्ति के दस्तावेज के साथ आधार कार्ड का प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाई गई है जिससे कि आप अपनी जमीन या फिर संपत्ति को घर बैठे ही आधार से लिंक कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 312 अंक की गिरावट के साथ 78,271 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 42 अंक की गिरावट रही और ये 23,696 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी बनी रही। निफ्टी के 50 शेयरों की बात करें तो 25 में गिरावट और 25 में तेजी रही। लार्सन एंड टूब्रो, ITC, रिलायंस और SBI ने बाजार को गिराने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, जबकि HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, अडानी पार्ट्स और बजाज फाइनेंस ने सेंसेक्स को ऊपर खींचने की कोशिश की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने
के दाम 1647 रुपए बढ़कर हाईएस्ट रेट यानी 84,657 रुपए पर पहुंच गए हैं। चांदी 1632 रुपए महंगी होकर 95,425 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 79,200 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 86,390 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।